प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट सेकंड का प्रश्न पत्र सेकंड में भारतीय संघ में केंद्र व राज्य में वित्तीय संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच में केवल वैधायी और साथ साथ में प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, इसके अलावा भी वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा होता है। वित्तीय स्रोतों के विभाजन को लेकर के राज्यों के बीच में मतभेद और तनाव उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है। यह समस्या उतनी पुरानी है जितनी कि संघात्मक शासन प्रणाली, और इसके साथ ही यह विश्व की अधिकांश संघ व्यवस्थाओं को संकटग्रस्त करती रहती है। अब हम बात करते हैं संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों की बात जिक्र करते हैं तो उसमें केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन में आधारभूत सिद्धांत हैं। इसमें कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता, इन तीनों उपयोग उद्देश्यों के साथ प्राप्त अत्यंत कठिन है। इन जो तीनों जो उद्देश्य हैं उनको एक साथ प्राप्त करना कठिन कार्य है। अतः भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गई है कि किस प्रकार से समझौता किया जाए। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण कर इस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें पहली बात यह बताई गई कि कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन होना चाहिए। इसमें भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों में दो विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता तो यह है कि संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया जाएगा। दूसरा जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से है कि करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार से हैं। संघ से क्या क्या ऐसे स्रोत हैं जिनसे आय प्राप्त होती है, उसमें जैसे निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्तियों संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेलें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि इसमें आते हैं। राज्यों के राजस्व के जो स्रोत हैं, जो आय प्राप्त होती है, उसमें प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चूंगी कर आदि इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित अन्य विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों का उदाहरण दिया गया है, जैसे बिल विनिमय, प्रोमिसरी नोटों, हुंडियों, चेकों आदि पर मुद्रक शुल्क और दवा मादक द्रव्य पर कर, शोक श्रृंगार की चीजें कर और उत्पादन शुल्क इसमें आते हैं। तो अब हम संघ द्वारा आरोपित जो तथा साथ में संग्रहित किंतु राज्यों पर सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण में हम कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपदा के उत्तराधिकार पर कर, भूमि के अतिरिक्त अन्य संपदाओं पर संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल और यात्रियों पर सीमांत कर, रेल भाड़े तथा वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार, सट्टा बाजार का आदान प्रदान पर मुद्रक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों में क्रय विक्रय तथा इसमें प्रकाशित किए गए विज्ञापनों पर और समाचार पत्रों के अन्य अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से माल के क्रय विक्रय पर कर लगते हैं। इसके साथ ही संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं, पर कुछ विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच में होता है। आय कर का विभाजन संघीय भूभागों के लिए निर्धारण निधि संघीय खर्च से काट करके शेष राशि में से किया जाता है। आय कर के अतिरिक्त औषधियों तथा शोक श्रृंगार संबंधी चीज़ों के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर भी लगाया गया उत्पादन शुल्क इसके अंतर्गत ही आता है। तो ये था कर निर्धारण और शक्ति वितरण और करों से प्राप्त आय की। अब हम बात करते हैं दूसरी जो प्रावधान है, उसमें यह है कि सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान। इसमें संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के राज्यों को 4 तरह से सहयोग अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला भाग है किस प्रकार से राज्यों को सहयोग करें। इसमें जैसे पटसन है, उससे बनी हुई वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग उत्पादन शुल्क में जूट पैदा करने वाले राज्यों में जैसे कौन कौन से राज्य हैं, जिसमें बिहार का नाम आता है,
पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा को दिया जाता है। द्वितीय द्वितीय जो प्रावधान किया गया है उसमें बाढ़, भूकंप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। तीसरा जो तरीका है अनुदान देने का वो यह है कि जनजातियों एवं कबीलों की उन्नति एवं कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है। चौथा है राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने के लिए केवल राज्यों को वित्तीय सहायता कर सकता है। इसके साथ साथ ही जो और प्रावधान किए गए हैं उसमें जैसे ऋण लेने के संबंधी उपबंध भी बताया गया है। संविधान केंद्र को एक अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने संचित निधि की साख पर देशवासियों और विदेशी सरकारों से ऋण ले सकते हैं। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते हैं। यदि किसी राज्य सरकार या संघ सरकार का कोई भी कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार उन कर्जों से संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार से कर्ज देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार से शर्त लगा सकती है। इसके साथ साथ ही करों की विमुक्ति, राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता है तब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान नहीं कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। इस प्रकार से संघ सरकार भी राज्यों की संपत्ति और आय पर भी कर नहीं लगा सकती। इसके साथ साथ ही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने का एक ढंग उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती है। इसके साथ साथ जो और प्रावधान है उसमें वित्तीय संकट, इसमें वित्तीय संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची चर्चित करों तक सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान से उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है। साथ में वह सहायता, अनुदान और संघ के करों की आय में बांटने के संबंधी भी हो सकता है। केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में केंद्र को राज्यों को निर्देश दे सकती है। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद की सामान्य प्रकृति अर्थात केंद्रीयता के अनुकूल ही इन उपबंधों की योजनाएं हुई हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली है। इसके संबंध में प्रोफेसर एम पायली ये कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में राज्यों के पास में सीमित साधन हैं और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र की सहायता की आवश्यकता रहती है। इसलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है। कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं केंद्र राज्य तनाव का क्षेत्र। वित्तीय संबंधी योजनाओं के संबंध में जो आता है तनाव, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें कौन कौन से किस प्रकार से तनाव आता है। सन 1967 के चतुर्थ आम चुनावों के बाद में केंद्र में राज्यों के बीच में निम्नलिखित प्रकार की जो वित्तीय संकट योजनाएं थी उन संबंधी उन योजनाओं में उन विषयों में विवाद खड़े हुए। वो विवाद क्या हैं, जिसमें पहली बात है वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था। इसमें वर्तमान समय में वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा वित्तीय साधनों से वितरण की प्रचलित व्यवस्था से अधिकांश राज्य संतुष्ट नहीं हैं। प्रचलित व्यवस्था करों से प्राप्त होने वाले आय का प्रधान भाग केंद्र कोष में आता है और अपने कल्याण और जन विकास के लिए संबंधित दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी राज्यों की आय के स्रोत अन्य अत्यंत ही कम हैं, अल्प रखे गए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्यों की योजनाओं की जो सफलता बहुत ही केंद्रीय अनुदान पर निर्भर रहती है। जब केंद्र से अनुदान मिलेगा तब जाकर के उन योजनाओं को क्रियान्वयन में लाया जाएगा। इन सन 1967 के बाद में राज्यों की ये शिकायतें रही हैं कि केंद्रीय सरकार के उन राज्यों को अधिकांश मदद देता है जहां केंद्र के शासक दल की सरकारें हैं।
या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ में अच्छे संबंध हैं। योजना आयोग के माध्यम से भी केंद्र पर राज्यों न केवल नियंत्रण रखता है बल्कि भेदभाव भी मतलब करता है। अब हम बात करते हैं तनाव के दूसरे क्षेत्र की, जिसमें राज्यों की ऋणग्रस्तता आती है। पिछले 71 सालों में राज्य धीरे धीरे किंतु अधिकाधिक रूप से वित्तीय साधनों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते चले गए। गत लगभग 50 दशकों में राज्यों की ऋणग्रस्तता में लगातार वृद्धि हुई है। वो लगातार ऋणी होते रहे हैं। केंद्र के साथ में राज्यों की ऋणग्रस्तता इस स्थिति पर पहुंच गई है कि ऋण अदायगी के साथ ब्याज की रकम मिला करके नई केंद्रीय सहायता से भी अधिक हो जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि साधनों का वितरण विपरीत दिशा में हो जाता है। ये स्थिति परिपक्व एवं संतुलित केंद्र राज्य संबंधों की दृष्टि से उचित नहीं मानी गई है। ये इसलिए भी विवाद होता है। इसके साथ ही वित्त आयोग की भूमिका, आलोचकों का ये विषय है। ये बताते हैं कि केंद्र के हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, जबकि 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर है। बंटवारे में ये पद्धति मनमाने ढंग की है, चाहे वह बंटवारा योजना आयोग का हो द्वारा क्यों नहीं किया गया हो, इसलिए भी तनाव होता है। इसके साथ साथ आर्थिक आयोजनों के संबंध में भी भेदभाव होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस प्रकार की बातें आती हैं। संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। केंद्रीय सरकार में राष्ट्र और राज्यों के विशेष हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप भी करती है। इस केंद्रीय हस्तक्षेप से कुछ राज्य नाराज होते हैं। केंद्र और राज्यों में मतभेद उभरता है। उदाहरण के तौर पे हम ये बात करें, खाद्य नीति के लिए लिया जा सकता है, जो राज्य सूची का विषय है, पर केंद्र हस्तक्षेप के प्रति पंजाब की में लगातार अपनी नाराजगी प्रकट की है। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग की। संविधान के अनुच्छेद 280 में ये उपबंध है कि संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर तथा इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर उसके पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे, जिसमें एक सभापति और 4 अन्य सदस्य होंगे। इस आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान देने, वित्त के स्थायित्व एवं राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए नए विषयों के संबंध में सिफारिश देंगे। 10वें, 11वें, 12वें और 13वें वित्त आयोग ने पहले से 9वें वित्त आयोग की तुलना में अधिक व्यापक विषयों में सौंपे गए तथा इनमें से प्रत्येक आयोग के राज्यों में वित्तीय साधनों की वृद्धि के सुझाव भी दिए। 10वें, 11वें और 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तथा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें 25 फरवरी 2010 को संसद में प्रस्तुत की गई। 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र राजस्व कुल के राज्यों का हिस्सा 27% के स्थान पर 29% कर दिया गया। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 29% से बढ़ा करके 29.5% रखा गया। 12वें वित्त आयोग के अनुसार कर राजस्व के राज्यों का हिसाब 29.5% से बढ़ा करके 30.5% करने के साथ साथ ही 2010 तक सफल घरेलू उत्पादन की तुलना में केंद्र एवं राज्यों का कर अनुपात 17.6% करने, प्राथमिक खर्चे 23% और पूंजीपति वर्ग में 7% रखने की सिफारिश की गई है। आयोग से सेवा कर को भी राज्यों की विभाजन कर योग्य माना है और कहा है कि सेवा कर के बाहर केंद्रीय कानून में राज्यों के राजस्व से कुल हिस्से में नुकसान नहीं होना चाहिए। आयोग ने राज्यों और केंद्रों से मिलने वाला समग्र हस्तांतरण राशि केंद्र की राजस्व प्राप्तियों से 38% से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार से राज्यों के वित्तीय साधनों में एक बार और वृद्धि हुई है। आयोग ने राजकोषीय स्थिति सुधार कर बल देते हुए केवल राज्यों की साझा जिम्मेदारी बताया गया है। उन्होंने अपना राजस्व का आधार बढ़ाने तथा अनावश्यक खर्चों का अंकुश लगाने का सुझाव भी दिया गया है। केंद्र सरकार 2 फरवरी 2005 को 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं। 13वें
वित्त आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों में बताया गया कि पूर्व सचिव विजय केलकर की अध्यक्षता में नवंबर 2007 में 13वें वित्त आयोग का गठन किया गया। सुमित बोस इस 5 सदस्यीय वित्त आयोग के सचिव थे। आयोग को केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व संग्रह बंटवारे के मानक तय करने और केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, स्थायित्व देने वाले राजकोषीय वातावरण को तैयार करने के लिए उन्हें सिफारिश की और दिसंबर 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। 15 फरवरी 2010 में आयोग की रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत के साथ साथ ये घोषणा की गई, सिफारिशें स्वीकार की गई और इस प्रकार से आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में दोनों वित्तीय अनुशासन अपनाना, साधन का उचित उपयोग करने पर जोर दिया गया। इसके साथ में इस आयोग की सिफारिशों के विषय में ये बात भी रखी गई कि पहली बार स्थानीय निकाय जिसमें ग्रामीण और शहरी को वित्तीय सहायता की आवश्यकता कठिनाइयों की दृष्टि को रखते हुए सिफारिशें की गई। स्थानीय निकायों को संसाधन जुटाने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक के लिए रखी गई थी। अब आता है 14वें वित्त आयोग की स्थापना और प्रतिवेदन। 2 फरवरी 2012 को राष्ट्रपति द्वारा वाई वेणु गोपाल रेड्डी यानी पूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में 14वां वित्त आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग से 15 दिसंबर 2014 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 14वें वित्त आयोग की करों में केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्यों का हिस्सा वर्तमान 32% से बढ़कर के मूलतः 42% कर दिया गया, जो पहले से कहीं अधिक था। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक के लिए की गई हैं। वित्तीय साधनों और न्यायपूर्वक आवंटन, नए संतुलन की खोज की गई। केंद्र एवं राज्यों के आर्थिक संबंधों को अधिक सहज बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके साथ साथ ही राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने भी एक विस्तार से विस्तृत मसौदा प्रस्तुत किया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुच्छेद 282 के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सरलतम रूप प्रस्तुत किया गया और इसके संबंध में ये बताया गया कि अनुशंसा की गई और वो अनुशंसा इस प्रकार से, जिसमें पहली अनुशंसा है राज्यों में को दी जाने वाली कुल केंद्रीय सहायता की मात्रा तय की जानी चाहिए। इसके बाद ऋण के रूप में दी जाने वाली रकम भी तय करनी होनी चाहिए। दूसरा प्रावधान ये था कि इस अनुदान के वितरण करते समय ये राशि अलग कर देनी चाहिए जो मूलभूत राष्ट्रीय महत्व के परियोजनाओं में खर्च की जानी है। अवशिष्ट राशि केंद्र के अनुदान के रूप में राज्यों को वितरण की जाएगी। तीसरा जो प्रावधान किया गया वो ये था कि यदि राज्यों की सिफारिशें परियोजनाओं को पूरा नहीं करती हैं तथा केंद्र अनुदान की अधिक राशि खर्च पर कर देती है तो बाद में केंद्रीय अनुदान की मात्रा कम की जा सकती है। चौथा प्रावधान है राज्यों में केंद्रीय पहल से संचालन होने वाली परियोजनाओं की संख्या कम होनी चाहिए और केंद्र पहल की परियोजनाओं के मापदंड निश्चित होने चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए गए राज्यों की परियोजनाओं को 2 भागों में हम बात कर रहे थे। राज्यों की परियोजनाओं को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला उत्पादित और दूसरा गैर उत्पादित। योजना आयोग को भी सिद्धांत तय करने चाहिए जिसके आधार पर परियोजनाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। केवल उत्पादित परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि परियोजनाओं के लागू होने पर ब्याज सहित ऋण लौटाया जा सके। अब हम बात करते हैं 15वें वित्त आयोग का गठन। 27 नवंबर 2017 को पूर्व योजना आयोग के सदस्य रह चुके NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन पर अन्य बातों के अलावा केंद्र राज्यों की वित्तीय सहायता पर वस्तु सेवा कर GST के प्रावधान को देखने की जिम्मेदारी भी रहेगी। वित्त आयोग के पूर्व सहायता सलाहकार अशोक लाहिड़ी वित्त आयोग के सदस्यों में रमेश चंद्र और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आयोग अक्टूबर 2019 में रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही नए वित्त आयोग के कामरूज में इसका दायरा क्या रहा
केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद में योजना आयोग की समाप्ति, नीति आयोग के गठन के मुद्दे पर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वें वित्त आयोग की कामकाजी को भारी तब्दीली का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ये पंचवर्षीय योजना खत्म कर 15 साल की दीर्घकालीन योजना लागू करने के कारण 14वें वित्त आयोग की समाप्ति के बाद नए आयोग का स्वरूप बिल्कुल अलग किया गया है। वे वित्त आयोग के सिफारिशों पर 2020 में लागू रहेगी। इसके साथ ही 15 वित्त आयोग की रिपोर्टों में अमल होगा। अब हम बात करते हैं केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंधों में क्या निष्कर्ष है। यानी विधायी और प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों के जो अध्ययन किया गया है उन बातों का से ये स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि संबंधों की समस्त व्यवस्थाओं में केंद्र सरकार को राज्यों पर नियंत्रण की स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन फिर भी राज्य केंद्र सरकार की इकाई मात्र नहीं है। धन्यवाद।